नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विथ राकेश में। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो बोर्ड परीक्षा के पैटर्न और एनसीईआरटी पे आधारित है। मेरी एक छोटी सी चुनौती है कि हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए और फिर सही उत्तर मिलाइए। अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 25 में से कितने सही किए हैं। अगर आपका लक्ष्य 90% प्लस अंक लाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉप 25 VVI MCQ सेशन। दोस्तों प्रश्न 1 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके लिए हमने आपको 5 सेकंड अंदर दिए हैं। 5 सेकंड के अंदर में इसको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका 5 सेकंड टाइम स्टार्ट हो गया है। तो आई होप इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में कर दिए होंगे। तो आइए प्रश्न को सबसे पहले हम समझते हैं और इसका आंसर करेंगे, छोटा सा एक एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रश्न संख्या 1 की यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ इसका क्या होगा। तो दोस्तों बस आपका छोटी सी एक बात याद करना है कि जब दो अभाज्य संख्याएं अलग अलग हो, यानी कि 2 और 3 है, तो ये दो अभाज्य संख्याएं अलग अलग हो तो इसका हमेशा एचसीएफ जो होगा ना 1 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक बात याद कर लेना है कि जब दो अभाज्य संख्या अलग अलग हो तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो आई होप प्रश्न 1 का आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को सही से आंसर बताए होंगे और समझ में आया हो। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के लिए हमने आपको 10 सेकेंड टाइम दिए। 10 सेकेंड के अंदर में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप इस प्रश्न का आंसर आपने कमेंट में करने वाले हैं। तो आइए अब प्रश्न संख्या 2 को हम समझते हैं और इसको आसान एक्सप्लेन के साथ ही हम समझेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 है कि संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो दोस्तों दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होगा और एक अशांत होगा। आइए शांत और अशांत क्या होता है इसे यहाँ पे हम छोटा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों शांत के लिए कंडीशन जो होता है ना कि 2 के पावर n अब गुना 5 के पावर n के रूप में होगा। अशांत के लिए होगा 2 के पावर m होगा और 5 के पावर n के अलावा कोई भी संख्या इसमें आए, कोई भी संख्या आ जाए तो हमेशा क्या होगा, ये शांत कहलाएगा। बस आपको इतनी सी बात आपको याद करना है, इतनी सी याद करना है। शांत कब कंडीशन में होगा, अशांत कब कंडीशन में होगा। अब शांत अशांत कर देखने के लिए हमें सिर्फ हर वाली संख्या को देखना है। तो देख रहे कि जिसे 7/80 है, इसमें हर कौन सा संख्या है, यानी कि 80 आपका हर है। तो हर का अगर हम फैक्टर करना चाहेंगे आप एक शॉर्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुना 5 के रूप में। तो यहाँ पर देखें 2 और 5 के जब भी रूप में देखे तो हमेशा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और 2 और 5 के जगह मान लीजिए 3 भी आता तो हमेशा क्या होता, अशांत कहलाता। तो इसमें जान रहे हैं कि 2 और 5 ही संख्या सिर्फ है, इसलिए हमेशा जो आंसर इसका आएगा शांत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपने सही किया हो। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमने आपको यहाँ पर 15 सेकंड टाइम दिए हैं। 15 सेकंड के टाइम के अंदर में ही इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में करना है मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। तो आई होप इस प्रश्न का आंसर आप सही करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या सबसे पहले 3 को हम समझते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 3 है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने कमेंट में इसका आंसर बता दिया हो। तो आइए हम इसको अब आंसर इसका बताने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक क्या होगी। तो दोस्तों शून्यंक ज्ञात करने के लिए आपको दो तरीका से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है सिराधार्य चार नियम और एक होता है गुणनखंड नियम। तो दोस्तों यहाँ पर हम गुणनखंड नियम से हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस 5x और प्लस में 6, और जब भी शून्य को बोला जाए तो आपको बराबर में 0 कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 6 है। तो देख रहे हैं कि x² का गुणांक कितना है, 1 है, और लास्ट वाली संख्या कितना है, 6 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 6 में 1 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। जितना आएगा उसी का हमें अब क्या करना है, फैक्टर करना है। 6 का फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 गुना 3। तो अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर छोटी सी एक बात याद कर लेना है। वो बात ये है कि आपको गुना करने के बाद इन दोनों संख्या से हमें 6 प्राप्त करना है
और यहाँ पर बीच वाले संख्या को भी प्राप्त करना है। अगर दोस्तों हम इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 3 तो हमने 6 प्राप्त कर लिया। अब हमें 5 की जरूरत है, किसना, माइनस में 5। तो माइनस में 5 लाने के लिए क्या करेंगे, -2 को और -3 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों इसी संख्या से हमको दो संख्या ऐसी लेना है, गुना करने के बाद आपको लास्ट वाला संख्या मिले और प्लस या माइनस करने के बाद हमें बीच वाली संख्या को मिले। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 3 हमें दो संख्याएं मिल गई। आइए अब इसको हम यहाँ पर लिखना समझते हैं। सबसे पहले इसको हम इरेज करेंगे। तो इरेज करने के बाद हमने दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस में आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे, 2x माइनस में 3x और प्लस में 6 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे हमें समूह बनाना है। समूह का मतलब दो बराबर भागों में इधर बांटना है, दो इधर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन करने के लिए आपको आता होगा, अगर दोस्तों नहीं आता है कॉमन करने के लिए तो कॉमन करने के लिए हमने 2.1 एक्सरसाइज में बताया है, बहुत ही आसान तरीके से बनाए, आप जाकर प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम x कॉमन करेंगे, x माइनस यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर से हमने -3 को कॉमन किया तो x माइनस यहाँ पर 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस संख्या को एक जगह हम कर लेते हैं। करने के बाद x-3 और यहाँ पर लिखेंगे x-2 बराबर क्या करेंगे, 0। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने के लिए आपको पता है कि तुलना कैसे किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x-3 बराबर 0 और x-2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x का जो मान होगा, x का मान क्या होगा, 3 होगा, x का मान 2 होगा। कैसे हो गया, माइनस में 0 के उधर मानी कि बराबर के उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, जो कि आंसर आपका 3 आएगा, 2 आएगा। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों आप यहाँ से शून्य इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 3 आप बहुत ही आसान तरीका से समझ चुके होंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको यहाँ पर 3 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो दोस्तों 3 सेकंड आपका समय समाप्त होते ही मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आइए इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक है तो x² माइनस 3xy प्लस 5 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, आपको एक बात याद कर लेना है, इसका जो सूत्र होता है, आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होगा -b/a होगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए हमें b की जरूरत है। तो b दोस्तों कहाँ से निकालेंगे, इस वाले संख्या से निकालेंगे। x का जो गुणांक है ना आपका b आ गया, तो b कितना है आपका -3 है। जो यहाँ पर रहेगा आप उसी को यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने देखे कि b है, a का मान का है, x² का जो गुणांक रहेगा ना वही आपका a का मान होगा। तो x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया a। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +/3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो गया आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, जो कि सही उत्तर इसका क्या होगा, यहाँ पर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों एक तो हो गया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का गुणनफल, जो कि सूत्र आपको हमेशा याद कर लेना है। दोस्तों अगर इस प्रश्न में अगर ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला कंठस्थ याद करना होगा, तभी इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या क्या कर सकते हैं, अब यहाँ 5 की ओर बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों प्रश्न का फॉर्मूला भी नहीं याद है तो यहाँ पर आसानी से बहुत तरीका से बना सकते हैं। गुणनखंड करने के बाद जो शून्यक आएगा आप वहां पे जोड़ देंगे तो आपका शून्यक निकल जाएगा। तो आई होप प्रश्न संख्या 4 आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, इसके लिए हमने आपको 1 सेकंड के लिए टाइम दिया, 1 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आइए दोस्तों आपका 1 सेकंड समय समाप्त हो गया। अब इसका हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखते हैं कि यदि a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2 तो के तो रैखिक समीकरण का युग्म ग्राफ कैसा होगा। इसका जो ग्राफ होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। दोस्तों यहाँ पर एक हल पूछा जाता है, इसका हल क्या होगा तो लिख देंगे एकमात्र हल होगा। हल जो होगा एकमात्र हल होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में अधिकांश छापने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न अधिकांश 99% विद्यार्थी का करके छोड़ के चले जाते हो या तो गलत कर देते हैं। दोस्तों आइए अब इस प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म के x + 2y = 5 और 3x + y =
1 है तो कोई हल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पर हमने 2 सेकंड टाइम दिया, 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे कमेंट में करना है। तो जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई हल का एक सूत्र याद कर लेना है कि A1 जो होगा A2 के बराबर होगा, और B1 जो होगा B2 के बराबर, और C1 जो होगा C2 के बराबर होता है, इक्वल टू नोट बराबर होगा। आपको यहाँ पे K का मान ज्ञात करने के लिए के A1 क्या है आपका, K है। A2 कितना, यहाँ पर देख सकते हैं A2 है आपका, सॉरी A1 A2 कितना है, 3 है, बराबर लिखेंगे। B1 आपका क्या है, यहाँ पर 2 है, और B2 कितना है आपका Y का मतलब 1 हो गया, और C1 इक्वल टू नोट, C1 कितना यहाँ पर 5 है, आपको यहाँ पर 5 लिख लेना है, और C1 यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है। तो दोस्तों हमें इस वाली जो संख्या यहाँ पर जो दी है, इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें K का मान चाहिए। K का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, इनसे इसका अगर हम यहाँ पर K में 1 से गुना करेंगे K, और 3 में 2 से गुना करेंगे 6, यानी K का जो मान होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या, दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको पेन और कलम उठाने की जरूरत नहीं है, कलम को उठाने की कोई जरूरत नहीं, आप मन में इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते थे। तो हम यहाँ पर बताने के लिए अपने इतना हमने टाइम लिया। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कॉमेंट में 3 सेकंड के अंदर में बताना है। 30 सेकंड के अंदर में अगर बताते हैं तो आपकी तैयारी काफी बेहतर है। आपको यहाँ पर नंबर मैथ में 90 प्लस लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप 2 से 3 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को उत्तर देते हैं तब। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न का एक्सप्लेन करते हैं और इसका आंसर बताते हैं। तो आपको सिर्फ एक बात यहाँ पर याद रखना है कि जब डी की बात करा जाए तो यहाँ पर वेक्टर निकालने के लिए बोला था, एक सूत्र याद करना है, डी बराबर जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। आपको इस सूत्र का हमेशा के लिए आपको याद करना हो, तभी आप यहाँ से डी ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर डायरेक्ट डी लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। बी कितना है आपका, यहाँ पर बी होगा बी का -4 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 का 4 ही रहेगा। ए यहाँ पर देख रहे हैं कि ए है, ए आपका क्या, हमने बताया कि जे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वही आपका ये होगा। ए का मतलब 2, और सी का मतलब हमें लास्ट वाले संख्या को लिख लेना है। इस तरह से लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपको 16 यहाँ पे पता होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे, 8 में 3 से गुना करेंगे 24। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देख रहे हैं कि 16 में से 24 नहीं जाएगा तो यहाँ पर माइनस में घटेगा 8, जो कि डी का मान क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डी का -8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। तो आपसे पूछ रहा था डी का ही क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न को आप या इस फॉर्मूला को अगर याद करते हैं तो आप 100% यहाँ पर इस प्रश्न को बना पाएंगे। और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न को आपको हमेशा के लिए याद करना है, और एक सूत्र है, ये सूत्र है जो इस सूत्र को हमेशा के लिए आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो दोस्तों आई होप प्रश्न संख्या 7 आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर। आपको यहाँ पर जो दोस्तों हमने 0.5 सेकंड आपको टाइम दिया, इस सेकंड के अंदर में आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आपका टाइम समाप्त हो गया। आई होप इसका आंसर आप कमेंट में कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों इसका हम आंसर बताने वाले हैं कि अगर समानांतर श्रेणी की जो 10, 6, 2, 3 का सर्वांतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपका एक सूत्र याद होना चाहिए, A2 जो होगा A1 के बराबर होगा, सॉरी A2 माइनस A1 के बराबर। A2 क्या है आपका यहाँ पर माइनस में 6 है, लिख लेंगे, माइनस है। A1 कितना है आपका 10 है, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, जो कि -6 में से 10 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। डी का जो मान होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको कलम कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप मन से ही इस आंसर का आप बता सकते हैं। आई होप इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट में कर दिए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 के लिए हमने आपको यहाँ पर 10 सेकंड टाइम दिया, 10 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर हम कमेंट में करते हैं। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में कर दिया होगा। दोस्तों यहाँ पर समानांतर श्रेणी है, 10, 7, 4 है, और 30वां पद ज्ञात करने के लिए बात किया जाए। दोस्तों आपको यहाँ पर जब भी 30वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए, अगर कौन सा भी पद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र याद करना है, an बराबर a प्लस n-1/d के रूप में आपको इस सूत्र को याद करना है हमेशा के लिए। अगर याद कर लेते हैं दोस्तों तो इस प्रश्न से हमेशा के लिए ऐसे प्रश्न को विदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए इसको हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे a जो होगा 30 के बराबर होगा। a का मान आप यहाँ पर लिख सकते हैं, a है तो आपका 10 हो गया,
तो 10 हमने लिख दिया, प्लस में देंगे, प्लस का सिंबल है एन, एन का मतलब क्या होगा 10, 30 हो गया। और 30 में से यहाँ पर एक घटा देंगे तो कितना होगा 29 होगा। और डी का मान हमें चाहिए, डी वाला मान चाहिए तो क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को पीछे से संख्या घटा देंगे, तो यानी कि 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -3 होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो -3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 10 हो गया, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, आप यहाँ पर माइनस होगा। 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 87, और 87 में से 10 जाएगा तो कितना होगा माइनस में 77, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में अधिकांश देखने को मिलते हैं, तो आपको सिर्फ एक सूत्र याद कर लेना, इस सूत्र को याद करते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न में 2 से 3 नंबर देखने को जरूर मिलेंगे। तो आई होप प्रश्न संख्या 9 पूरी तरह से आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। आइए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों 10 प्रश्न संख्या के हमने आपको यहाँ पर 2 सेकंड टाइम दिया, 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो आई होप दोस्तों आपका 2 सेकंड समाप्त हो चुका, आपने इसका आंसर कमेंट में कर दिया हो। तो आइए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जब भी क्षेत्रफल दिया हो आपको संगत भुजा ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर रूट चढ़ाना है, 9 को लिख लेना है इस तरह से, 16 को इस तरह से लिखना है। 9 का रूट क्या होगा 3 होगा, 16 का रूट क्या होगा 4 होगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे प्रश्न को कलम को भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए प्रश्न संख्या 11 के हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, आपको यहाँ पर दिए, हमने 2 सेकंड टाइम दिया, 2 सेकंड के अंदर में आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरी तरह से कंप्लीट थ्योरी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। तो आइए इसका आंसर हम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका यहाँ पर चतुर्थांश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस होता है, सेकंड में क्या होगा माइनस प्लस होता है, फोर्थ में क्या होगा थर्ड में क्या होगा माइनस माइनस होगा, और फोर्थ में क्या होगा यहाँ पे माइनस और एक प्लस होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों में माइनस है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस किस में थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आई होप प्रश्न संख्या 11 पूरी तरह से आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो, इसका आंसर भी आप कमेंट कर दिए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ चुके हैं। दोस्तों अगर 12 प्रश्न में हमने आगे हैं तब बताना है कि 12 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न को आपने सही किया है अभी तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या आपको बताना है, आपको 1 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर जो वाई अक्ष का पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख लेना है कि बिंदु 4, 5 की वाई अक्ष की लंबवत दूरी है ना, वाई अक्ष का जो पूछेगा इसका आंसर x अक्ष होगा। अगर यहाँ पर x अक्ष रहता इसका जो आंसर होगा y अक्ष होगा। बस इतना ही बात याद करना है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आपके लिए हमने यहाँ पर 3 सेकंड टाइम दिए, 3 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो एक लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आइए प्रश्न संख्या अब हम 13 की ओर बढ़ते हैं, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है अभी तक, अभी हमने प्रश्न 12 करने हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर होगा आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहिए। बीच की दूरी जब भी पूछा था आपको यहाँ पर दूरी लिख लेना है। अब इस तरह का प्रश्न आपको यहाँ पर कॉपी कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हो। तो आपको क्या करना है, आगे वाले संख्या जो है ना पीछे वाली संख्या घटा के आपको स्क्वायर कर देना है। 4 में से 2 जाएगा 2 हो गया, आप क्या करेंगे प्लस का सिंबल देंगे, इस वाले संख्या से इस घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 8, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, कमेंट में बताइए कि हमने 8 को 2√2 क्यों लिखा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 14 की ओर हम बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर हमने 0.00 सेकंड हमने टाइम दिया इसके आंसर बताने के लिए। अगर इस आंसर का बताते हैं तो आपका त्रिकोणमिति है ना पूरी तरह से आपको कंप्लीट हो हम जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको कमेंट बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा दोस्तों हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, जो कि इसका सही उत्तर ए बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं।
दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर क्या होगा कमेंट में करके बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा आइए हम समझते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, हम यहाँ पर कर सकते साइन ए बराबर 3/5 कॉस ए का मान। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर 1 होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन का मान कितना है 3/5 का स्क्वायर, या प्लस में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिख देंगे माइ प्लस इधर माइनस होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 25 का 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 25 में से 9 जगह 16 बटे क्या होगा 25। ये स्क्वायर है हम उधर लिख सकते हैं ना स्क्वायर ए, तो उधर जाने के बाद क्या होगा रूट में होगा 16/25, जो कि इसका 16 का कितना होगा 4 होगा और 25 का कितना होगा 5 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न को बना सकते हैं, यहाँ पर आप P/H करके भी निकाल सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न है जो आपको 1 नंबर एग्जाम में दिलाने वाला प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में आपको प्रश्न 2 से 3 देखने को मिलते हैं। आइए इसका हम एक्सप्लेन करते हैं, आपको 2 सेकंड के अंदर में आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों जब भी इस तरह से आपको प्रश्न जब भी देखे तो आपको डायरेक्ट आपका 1 आपको आंसर करके आना, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कैसे होगा आइए हम समझते हैं। दोस्तों आइए अभी प्रश्न का आप एक्सप्लेन भी समझ चुके होंगे कैसे होगा, बस आपको इतना याद कर लेना है कि साइन 50/cos 40 डिग्री बराबर 1 होता है। हमेशा याद करिए जब इन दोनों का जब नाम मान हो यानी कि 50 और 40 दोनों हो आपस में 90 के बराबर, तो हमेशा क्या होगा 1 आपको यहाँ पर टिक करके आना है। आइए प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 जो है इसका आंसर क्या होगा आपको 1 सेकंड के अंदर में आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने सही किया होगा। अब पढ़ते हैं वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। दोस्तों ये हमेशा बराबर होती है। आपको यहाँ पे ये वृत्त है, अगर यहाँ से लेंगे इस तरह से स्पर्श रेखा की लंबाई खींचेंगे ना हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 जो है इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है 2 सेकंड के अंदर में। दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है, पहले ही बहुत एक्सप्लेन हम ज्यादा कर चुके हैं, इसलिए हम वीडियो को स्पीड में कर रहे हैं। इसका जो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों एक वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr के, और वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² के बराबर होगा। पाई से पाई कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचा इधर r बचा, कितना हो गया 2 मात्रा की इकाई के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप प्रश्न संख्या 18 आपको समझ में आ गया हो, इसका आंसर आपने कमेंट में भी कर दिया हो। आइए प्रश्न संख्या अब हम बढ़ते हैं 19 की ओर। तो बोल रहा है कि त्रिज्या r वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सूत्र की बात कर रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा। अगर सूत्र दोस्तों अगर एडवांस लेवल की बात करें तो आपका यहाँ पर सूत्र ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सूत्र हमेशा याद करके जाना है किसी भी एडवांस लेवल का। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 20 की ओर हम बढ़ते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन सी होती है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर होगा माध्य होगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अब हम 21 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है आपको यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर में इस सवाल का आंसर आपको बताना है। बहुलक से इंपोर्टेंट ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्न आपको 2 से 3 यहाँ नंबर देने के लिए काबिल होते हैं। ऐसे प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न को एक बूंद भी स्किप नहीं करना है और 1 सेकंड के अंदर में इस सवाल को आंसर बताना है। ऐसे सवाल में कलम कॉपी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुलक का अर्थ होता है दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा संख्या हो, यानी कि इन सभी में जो सबसे ज्यादा संख्या हो वही आपका बहुलक है। देख रहे हैं कि 7 सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या अब हम 22 की ओर बढ़ते हैं। तो एक निश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे, इसका सही आंसर आप कमेंट में कर भी दिए होंगे। तो इसलिए ऐसे प्रश्न बहुत छोटे सवाल है, इसलिए हम आगे स्पीड में बढ़ रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं, इसलिए हम यहाँ स्पीड में कर रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 22-23 की ओर हम बढ़ते हैं कि एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों एक पासा में कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप वीडियो को पॉज करके भी आप बता सकते हैं। तो एक पासे में फेंकने की संख्या कितना होगा 1 2 3 4 5 6 होता है। एक पासे में 6 संख्याएं होती है। अगर विषम संख्या की बात की तो एक विषम संख्या आपको यहाँ पे बताना है कि विषम संख्या कौन कौन सी आपको कमेंट में करके बताना है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ना, एक विषम संख्या 3 और एक 5 है और एक क्या है 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 बटे क्या होगा 6 है, तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इज
राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 24 को हम बढ़ते हैं। तो 24 का प्रश्न का आंसर क्या बताना है कि टेन थीटा बराबर 1। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बताना है कि टेन थीटा 1 किसके 1 के बराबर होता है, इसका 45 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको यहाँ पर क्या करना है, टेबल याद करके आना है, जागना है एंगल का। दोस्तों इस तरह से एग्जाम में आपको बहुत एंगल से संबंधित प्रश्न आपको 2 से 3 नंबर के देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको एंगल का मान हमेशा याद करके जाना ही है, जाना है। तो आइए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में करके बताना है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, 100% इसको बताना है। और दोस्तों अगर 25 में से अगर आपने 24 या 20 प्रश्न भी कर दिए होंगे तो आपकी काफी तैयारी बेहतर है। तो दोस्तों अगर आपकी 30 से ज्यादा उत्तर सही हुए हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में है। कमेंट में अपना स्कोर लिखिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉप 40 MCQ वीडियो धन्यवाद के साथ। तब तक जय हिंद।